नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। मिल्किंग मशीन से दूध निकालना है काफी आसान। अधिक उपज के लिए आलू की करें वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। अपने राज्य में डेयरी व्यवसाय उभरता हुआ व्यवसाय बनता जा रहा है और इस व्यवसाय में गाय भैंस का हाथों द्वारा दूध निकाला जाता है और सदियों से यही पारंपरिक तरीका अपनाया जा रहा है। लेकिन जब से डेयरी फार्मिंग की नई नई तकनीकें सामने आई हैं, पारंपरिक तरीके पीछे छूटते जा रहे हैं और मिल्किंग मशीन यानी दूध दूहने की मशीन ने डेयरी फार्मिंग और पशुपालन की दुनिया में क्रांति ला दी है। मशीन से दूध निकालना काफी सरल है, तो ये मिल्किंग मशीन किस प्रकार से डेयरी फार्म में उपयोगी है, आइए जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान से। जैसे कि आपने कहा है कि जो पशुपालन हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, इसके तहत हम अच्छी नस्ल के जितने भी हमारे जो पशु हैं उनकी पैदावार को बढ़ा रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके से हम खोज कर रहे हैं कि ताकि पशु का रखरखाव, पशु का चारा, पशु में आने वाली जो भी बीमारियां हैं उसका निदान और साथ साथ जो उसका उत्पादन जो होता है उसको भी हम लें। जो अच्छे जो दुधारू हमारे जो गाय हैं उनसे हमें दूध दो तरीके से लिया जाता है, जैसे कि हाथ के द्वारा जो हाथ से निकाला जाता है, लेकिन वो उनमें होता है कि जिनकी लगभग 5 से 6 किलो के लगभग जिनसे दूध पैदा होता है। पशुपालक भाइयों, बड़े डेयरी फार्मों में हाथों से दूध निकालना काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि एक तो मजदूर समय पर नहीं मिलते और यदि मिलते भी हैं तो दूध निकालने में समय और श्रम भी अधिक लगता है। तो ऐसे में मिल्किंग मशीन से दूध निकालना काफी आसान है। मिल्किंग मशीन से समय और श्रम की भी बचत होती है। मशीनों की जिसे दूध को हम निकालने का एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो नेगेटिव प्रेशर है जिससे हम दूध निकालते हैं वो एक ठीक होना चाहिए। सफाई का हम ध्यान रखते हैं और मशीनों से एक एडवांटेज हमें क्या होता है कि जो हाथ नहीं लगता दूध में, तो हैंडलिंग में भी हमारा साफ सफाई का ध्यान होता है, जिससे कि दूध हमारा बड़ा स्वच्छता से निकाला जाता है। जो हमारे कम दुधारू पशु होते हैं जिसमें हमारी मुख्यतः देसी गाय होती हैं, उनको हम लोग हाथ से दूध निकालते हैं और जिसमें विशेष तौर से हम ध्यान रखते हैं कि उसमें सफाई का भी हम उसमें जो ध्यान रखें और स्वच्छ दूध उत्पादन करें, क्योंकि आगे आने वाले दिक्कतें ये आ रही हैं कि हमारे पास क्लीन मिल्क प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे हम अपने जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी जो है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। और ये तभी होगा कि जब हम साइंटिफिक तौर तरीके अपनाएं, नस्ल सुधार पर ध्यान दें, साफ सुथरा दूध उत्पादन करें और ताकि इससे उनकी जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी भी अच्छी होगी और उनको जब आमदनी अच्छी होगी तो उनका अपना पूरा घर परिवार अच्छा चलेगा। पशुपालक भाइयों, मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से लागत में काफी कमी आती है, साथ ही समय की बचत भी होती है और दूध में किसी प्रकार की गंदगी, धूल गिरने की संभावना नहीं रहती है। सबसे खास बात यह है कि पशुपालक के दूध निकालते समय उनके खांसने और छींकने से भी दूध का बचाव होता है और मिल्किंग मशीन द्वारा कम खर्च में दूध आसानी से निकाला जा सकता है। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे जो 2030 तक हमारा वो है जो उत्पादन का लक्ष्य जो बराबर बढ़ रहा है, करीब 240 मिलियन टन लगभग जो है, आप ये मान के चलें कि
24 करोड़ टन हमारा दूध उत्पादन का उद्देश्य है और जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज निकल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस लक्ष्य को जरूर जो प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय आलू की बुवाई चल रही है, जिसकी उपज क्षमता सभी फसलों से ज्यादा है, इसलिए इसको अकाल नाशक फसल भी कहते हैं। इसका प्रत्येक कंद पोषक तत्वों का भंडार है, जिसके कारण ये एक उत्तम पौष्टिक आहार है। बढ़ती आबादी को कुपोषण और भुखमरी से बचाने में इस सब्जी वाली फसल का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप कैसे करें आलू की खेती, इसकी जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ नीलम सोनी। आलू की तकनीकी के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि आलू के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, हम कौन सी चुनते हैं। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टियाँ, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। आलू की फसल के लिए जो पीएच रेशियो होता है वो 7.5 तक उपयुक्त माना जाता है। खेत में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए। आलू की खेती के लिए खेत को समतल होना जरूरी होता है, ताकि जल की निकासी काफी अच्छी तरह से हो सके। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 250 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम डीएपी और 170 किलोग्राम एमओपी का आप प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 80 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 170 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें। आइए अब हम जानते हैं आलू की कुछ किस्मों के बारे में। आलू की किस्मों के लिए सबसे अच्छी किस्म है जैसे कि कुफरी बादशाह है, कुफरी चिप्सोना है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी लालिमा है, कुफरी ज्योति है। कुफरी लालिमा जो वैरायटी है ये रेसिस्टेंट वैरायटी है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मतलब पिछेती अंगमारी डिसीज़ के लिए। और इनकी ईल्ड जो है वो 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आती है। तो इन वैरायटियों का अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको उपज बहुत अच्छी मिलेगी। जहाँ तक बीज दर की बात है तो 10 ग्राम वजन वाले कंदों का 12 से 15 क्विंटल और 30 ग्राम वजन वाले कंदों का 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंदों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, कंदों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्थान से ही खरीदें। कंदों को रोगों से बचाने के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर कंदों को 10 मिनट तक डुबा रहने दें और उसके बाद इनको निकालकर छायादार स्थान पर फैला दें, जिससे दवा की परत कंदों पर सूख जाएगी। उसके बाद कंदों की बुआई करें। किसान भाइयों, कंदों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 40 से 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पोटैटो प्लांटर की सहायता से या हाथों से कंदों की बुआई करें। इसमें क्या होता है, इसमें कई प्रकार के खरपतवार होते हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं। कुछ खरपतवार जैसे कि जंगली घास हो गई, दूब हो गई और गाजर घास हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं ये सारे खरपतवार हैं। इनको हम लोग कंट्रोल करने के लिए जैसे खुरपी से हम उसे निकाल सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि रासायनिक क्रिया में। तो रासायनिक में हम लोग मेट्रिबिजिन का यूज़ करते हैं, 70 WP के फॉर्म में आता है। 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसे यूज़ किया जा सकता है। बुवाई के 15 से 20 दिन बाद हम लोग इसका जनरली यूज़ करते हैं
इससे क्या होता है, इससे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार भी कंट्रोल किए जा सकते। लेकिन किसान भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करिए कि रासायनिक क्रिया का यूज़ कम से कम करें। किसान भाइयों, दोपहर में इरिगेशन करने से, सिंचाई करने से ज़्यादा आप अवॉइड करें और समय समय पर इसे सिंचाई को करते रहें। जब आपको नमी की कमी महसूस हो तो आप समय समय पर सिंचाई को करें, और जिससे कि आपकी फसल अच्छी होगी, आपकी उपज अच्छी होगी, आपको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में किसान विभिन्न सब्जियों की खेती करके अच्छी आय कमाते हैं, लेकिन इन फसलों में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल में भारी नुकसान हो सकता है। तो सब्जी वाली फसलों में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है और इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, पर कभी कभी कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिनकी वजह से फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। और जो किसान भाई समय रहते कीटों की सही पहचान करके नियंत्रण के उपाय अपनाते हैं, उनकी फसल कीटों से होने वाले नुकसान से बच जाती है और पैदावार अच्छी मिलती है। सब्जी फसलों में बदलते मौसम में फल छेदक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, तो इसे किसान कैसे पहचाने, वे इस प्रकार है। कीट की झलियां पौधे के कोमल तने में छेद करती हैं। फलस्वरूप तना और पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। कुछ समय बाद ये कीट फलों में छेद करते हैं और फलों को अंदर से खाकर फसल को हानि पहुंचाते हैं। प्रभावित फलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और कुछ दिन बाद फलों में छेद दिखने लगते हैं। फल छेदक कीट का प्रकोप बढ़ने पर फल और फूल विकसित होने से पहले ही झड़ने लगते हैं, पैदावार कम मिलती है। फल छेदक कीट का नियंत्रण। फल छेदक कीट पर नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ खेत में 6 से 8 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इस कीट को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित हिस्सों को तोड़कर पौधों से अलग कर नष्ट कर दें। इसके अलावा फल छेदक कीट पर नियंत्रण के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों के सामने आजकल सब्जी फसलों में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप आम सा हो गया है, अर्थात वर्ष भर होने लगा है। इसके नियंत्रण के लिए इसकी सही पहचान करना जरूरी है। ये कीट छोटा सा तेज उड़ने वाला पीले शरीर और सफेद पंख का कीड़ा है। ये छोटा और हल्का होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से चला जाता है। इसके अंडाकार शिशु पत्तों की निचली सतह पर चिपककर रस चूसते रहते हैं। ये भूरे रंग के शिशु अवस्था पूरी होने के बाद वहीं पर ये प्यूपा में बदल जाते हैं। ग्रसित पौधे पीले और तैलीय दिखाई देते हैं, जिन पर काली फफूंदी लग जाती है। इससे पर्णकुंचन, पीला मोजेक, बंझापन रोग हो जाता है। ये कीड़ा रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। कीट पर नियंत्रण के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के कृषक देवीचरण सिंह ने। ये कृषि वानिकी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो देवीचरण सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जिस खेत में हम खड़े हैं, इस पद्धति को एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एक खेती करने का ये टिकाऊ प्रबंधन है, जिसमें मुख्यतः 3 घटक का जो है समावेश किया जाता है। ये घटक कौन कौन से हैं, जैसे पेड़ पौधे, फसलें और पशुपालन। इनको हम एक ज़मीन के एक हिस्से पे लगाएंगे और किसान इससे अपनी बहुआयामी मल्टीपर्पज़ जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। फसलों के साथ साथ पेड़ों और झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी कहा जाता है।
इसमें कृषि और वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ और टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। कृषि वानिकी को सुनिश्चित कर खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। बहुउद्देशीय वृक्षों से ईंधन, चारा और फलियां, इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद, खाद मिलते हैं। कृषि और पशुपालन आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। कृषि वानिकी किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। इसमें किसान ज्यादा पैसा कमाने के साथ साथ पर्यावरण को सुधारने और खराब होने से बचाने में भी मदद कर सकता है। कृषि वानिकी के सकारात्मक प्रभाव से हर किसी को फायदा मिल सकता है। इस प्रकार कृषि वानिकी के फायदे हैं अनेक। सबसे बड़ा फायदा है किसान को डाइवर्सिफिकेशन। बारिश नहीं होती है, किसान ने अगर गेहूं ही लगाया है तो उसकी पूरी की पूरी गेहूं जो है बारिश की बिना अगर सूखा पड़ रहा है तो कोई प्रोडक्शन नहीं होती है। अगर वो कृषि वानिकी को अडॉप्ट करता है, उसमें वो पेड़ पौधे भी लगाए हैं, पशु भी पाले हैं और फसलें भी लगाई है, तो जो दो कंपोनेंट हैं, जो दो घटक हैं, पेड़ पौधे और पशु से उसको कुछ ना कुछ आमदनी मिलती रहेगी। दूसरा फायदा क्या है कि जो हमारे प्राकृतिक वन है, नेचुरल फॉरेस्ट है, उससे हम लकड़ी लेते थे, चारा लेते थे, ईंधन लेते थे और इमारती लकड़ी। लेकिन जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को अपने ही फार्म से हम कलेक्ट कर सकते हैं और जो हमारा प्राकृतिक वन है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उसके ऊपर आम आदमी का प्रेशर कम होगा, वो कंजर्व होंगे और लॉन्गर टाइम तक जो है हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। तीसरा फायदा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये रोजगार की उत्पत्ति भी करती है कृषि वानिकी। इसी तरह जो हमारा वाटर कंजर्वेशन की बात करें, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करें तो कृषि वानिकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इसका महत्व होगा। अब जैसे किसान कृषि वानिकी से अपनी बहुआयामी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो जहां हम खड़े हैं एक हमने एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम बनाया है। इसका एक घटक है द्रेक, मिलिया अजेड्रेक्स जिसको बोलते हैं, और इस बीच में जो हमने क्रॉपिंग की है वो मूली की क्रॉपिंग की है। और एक चयन करते वक्त किसान और बागवानों को एक ध्यान रखना है कि हमें कृषि वानिकी में उन पौधों का ही चयन करना है जो शॉर्ट रोटेशन हो, जिनका थोड़े टाइम में 7-8 साल में जो हमें लकड़ी दे सके, टिम्बर मिल सके और साथ साथ में जो है दूसरे प्रोडक्ट भी उनसे मिल सकें। तो जैसे ये मिलिया अजेड्रेक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि द्रेक का पौधा जो है इसको लगाया है, इसकी लाइफ स्पैन जो है 10-12 साल तक, 15 साल तक के हम इसको हार्वेस्ट कर देते हैं, 9 साल में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि ट्री कंपोनेंट जो है वो सॉइल को एनरिच कर रहा है, सॉइल में उसका न्यूट्रिएंट जा रहा है, लीफ फॉल हो रहा है, लीफ शेडिंग हो रही है, लीटर डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे भी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इसलिए सॉइल को भी ये इम्प्रूव करता है। इस सिस्टम में हमने क्या किया है कि इसको रो टू रो हमने 3 या 4 रो इसकी बनाई है। जो मिलिया लगाया है उसमें 2 दूरी रखी है, एक 5 मीटर की दूरी है, एक 4 मीटर की दूरी है, और एक रो से सेकंड रो के बीच में जो है 8 मीटर का फासला है। इसमें हमने 1 मीटर का जो है वो उसकी बिर्थ रखी है, जो जिसमें हमने प्लांटिंग की है कि इसकी जड़ें जो है 1 मीटर की ही पेरिफेरी में स्प्रेड करें, ताकि इस और न्यूट्रिएंट जो है ये ज़मीन नीचे से ले, और जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है वो 15 सेंटीमीटर तक उनकी जड़ें जो है वो जाती है, इससे नीचे नहीं जाती। तो जो कंपटीशन होता था न्यूट्रिएंट के लिए या मॉइस्चर के लिए थ्रू रूट्स, वो भी हमने इसको चेक किया है। कई बार शेड आती है और शेड से जो हमारी रिडक्शन हो जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है कम होती है। आप देख रहे हैं इस कंपोनेंट को, ट्री कंपोनेंट को हमने वर्टिकली मैनेज किया है। तो इस सिस्टम से जो है फार्मर जो है अपनी बहुआयामी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। फसलों के साथ साथ पेड़ों और झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी कहा जाता है। इसमें कृषि और वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ और टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। कृषि वानिकी को सुनिश्चित कर खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। बहुउद्देशीय वृक्षों से ईंधन, चारा और फलियां, इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद, खाद मिलते हैं। कृषि और पशुपालन आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। कृषि वानिकी किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। इसमें किसान ज्यादा पैसा कमाने के साथ साथ पर्यावरण को सुधारने और खराब होने से बचाने में भी मदद कर सकता है। कृषि वानिकी के सकारात्मक प्रभाव से हर किसी को फायदा मिल सकता है। इस प्रकार कृषि वानिकी के फायदे हैं अनेक।
इसी तरह हमने एक दूसरा सिस्टम बनाया है, उसमें क्या लिया हमने, ग्रीबिया ऑप्टिबा, जिसको बोलते हैं ब्यूल, धामन और भीमल। सर्दियों की बात करें, सारे के सारे पौधों के पत्ते जड़ जाते हैं, लेकिन ये एक ग्रीन चारा जो हरा चारा है ये पशुओं के लिए प्रोवाइड करता है। इसको हमने 3 स्पेसिंग पे लगाया है, 1 इज़ 1 into 1 मीटर, देन 2 into 2 एंड 3 into 3। जो एक रो से दूसरे रो के बीच में दूरी है वो हमने 8 मीटर की रखी है। और बीच में हम क्रॉपिंग करते हैं, जो छायादार जो शेड लविंग क्रॉप्स है, जैसे हमारी टर्मेरिक है, जिंजर है, कोलोकेशिया है, आप इनकी भी खेती कर सकते हैं। तो रबी सीजन में जैसे मैंने बोला कि मूली ले सकता है किसान, और गेहूं लगा सकता है, सरसों लगा सकता है, गोभी लगा सकता है, कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं, कैबेज लगा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन करनी है कि एक ही क्रॉप नहीं लगानी। अगर एक क्रॉप फेल हो जाती है तो दूसरी क्रॉप से फार्मर को इनकम मिल। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।